तालीम के लिए, मगर सामान्य तालीम के लिए, ताकि एक ऐसी तालीम का स्ट्रक्चर हम बनाएं जहाँ पे अमीर गरीब की दूरी खत्म हो और जात व्यवस्था और मज़हब की दूरी खत्म हो। वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एक देशद्रोही ठहरा करके उनका भारत रत्न छीना जाए, इस तरह की मुहिम वही ताकतें चला रही है जो हर दिन हर रोज एक निशाने के साथ नफरत भरी जबान और नफरत भरे लेख को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस तरह के भारत हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जी रहे हैं। और ठीक है, हमें इतिहास जरूर याद करना चाहिए, मगर मुझे लगता है साथ साथ हमें इतिहास बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ये ताकतें टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, जिसको मैं एंटी सोशल मीडिया कभी कभी कहती हूँ, जिस तरह ट्विटर और फेसबुक अपनी बात चलाते हैं, जिस तरह नफरत भरी खबरें और नफरत भरे लेख जिस तरह प्रोपगेट होते हैं, उसी तरह इंसाफ की बातें, अमन पसंद चीज़ों की बातें, कुछ हार्मनी की बातें अगर सामान्य लोग करें, वो फेसबुक और ट्विटर के एल्गोरिथम्स जो हैं उसको ज़्यादा वायरल नहीं होने देंगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो संगठन है सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, वो खास तौर पे हेट वॉच करके एक प्रोग्राम चलाता है और हर दिन हम कम से कम 50 कंप्लेंट करते हैं, चाहे वो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टेलीविजन एंकर के खिलाफ हो, या ट्विटर अकाउंट के खिलाफ हो, या फेसबुक के खिलाफ। तो यही दिसंबर 2021 में जो जलील तरीके से, मतलब इसको धर्म संसद हम कैसे कह सकते हैं, जो हरिद्वार में एक इस तरह की सांसद दी गई जहाँ पे बिल्कुल एक जनसंहार का कॉल दिया गया और हथियारों को उठाने का कॉल दिया गया, वही यति नरसिंहानंद के खिलाफ हम लोगों ने पहले 2018 में कंप्लेंट फेसबुक पे। उनके बहुत सारे लाखों 8 लाख फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, और हमने लिखा कि यही बात हथियार उठाओ, कत्लेआम करो, ये आप फेसबुक पे करने दे रहे हैं इंसान को, ये आप रोकिए, क्योंकि आज़ाद ज़बान और नफरत भरी ज़बान में जो फ़र्क है वो हमें न सिर्फ कानूनी तरीके से मगर सामाजिक तरीके से समझना बहुत है। What is the difference between free speech, which as a free thinker and a human rights activist I will defend to my last breath, and hate speech and hate expression which marginalizes and incites mobs to violence? ये जो एक डिस्टिंक्शन है हमें समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। फेसबुक का हमें लिखित जवाब आया उस वक्त कि आप ज़रा उन्हीं से बात कीजिए, उन्हीं से संपर्क रखिए, क्योंकि हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के ये बात खिलाफ नहीं है। ये मैं आपको 10 या दर्जनों एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ। मैं जानबूझ के ये जो एक आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं कि राज्य का पूरा एक सत्ता और राज्य की शक्ल बदल रही है हमारे सामने, और चाहे हम कितना भी 1947 और 1950 की बात करें, बट द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट हैज चेंज। और अगर हम इसको समझने की कोशिश नहीं करें गहराई से कि किस तरह ये राज्य की शक्ल बदली है, क्यों बदली है, किस ताकतों ने उनको बदलवाया है, हम इसके ऊपर ठीक से उसका सामने का जवाब राजनीतिक और सामाजिक नहीं दे पाएंगे। एक बात जरूर हुई है कि राज्य सत्ता और कॉर्पोरेट ताकतें बिल्कुल करीब आ गई है। और अगर आप मीडिया प्रसारिता की बात और राज्य सत्ता की बात करेंगे, तो आज आप देख रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट पर, हमारे सांसद पर there's a complete stranglehold on our parliamentary democracy. The number of billionaires who are sitting in parliament, those billionaires are mining owners, telecom owners, and they are owners of television channels. तो ये लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इस तरह की बातें को प्रचार करना या इसके ऊपर डिबेट्स रखना। वो चाहते हैं कि हर दिन एक दुश्मन की तरफ आपस में लोगों को पेश करवाना और कराना, ताकि असल में वो जो करना चाहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज टू प्राइवेट कैपिटल, जो बेहिसाब हो रहा है आप और हमारे
आंखों के सामने और जिसके बारे में आप आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, हम चुप रहे और यही हिंदू बना मुसलमान की बात हम लोग करते हैं। मूल इश्यूज पे, फंडामेंटल इश्यूज पे, रोजी रोटी पे, ये देश में 122 करोड़ लोगों की रोजगार पैंडेमिक में गई है। मध्यम वर्ग अफेक्ट हुआ है, मगर वो मध्यम वर्ग चुप है, क्योंकि वो मध्यम वर्ग को लगता है कि ये जो नफरत भरी एक राजनीति है, एक कौम को सबक सिखाया गया है, ये हमारे लिए ठीक ठाक है, हो सके हम भूख से मरे तो क्या होता है। अनलेस वी अंडरस्टैंड व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग, हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है सिर्फ एंटी कम्युनलिज्म के डिस्कोर्स पे हम इस पे नहीं लड़ पाएंगे। ये मेरा मानना है 30 साल के अनुभव के बाद। मैं कुछ आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखना चाहती हूँ। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड प्रोबेबली, बट इट इज ऑल्सो द फास्टेस्ट ग्रोइंग इनइक्वालिटी विद इन। और इसके बारे में हम बात भी नहीं करते, हमको नहीं लगता कि इसके बारे में बात करना जरूरी है। द टॉप 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन होल्ड 70% ऑफ द टोटल नेशनल वेल्थ। 73% of the wealth generated in 2017 went to the richest 1%, while 670 million Indians who comprise the poorest half of the population saw only a 1% increase in wealth. There are 119 billionaires in India. Billionaires. Their number has increased from only 9 in the year 2000 to 101 in the year 2017. Between 2018 and 2022, India is estimated to produce 70 new millionaires every day. Every day. मतलब आपका सत्ता बाजार, आपका शेयर बाजार, ये सब चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, मगर आपका अस्पताल, आपके शिक्षण की संस्थाएं, आपके स्कूल्स बंद होते जा रहे हैं। पब्लिक स्कूल बंद होते जा रहे हैं, शिक्षण तालीम को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। हमारे शहर, जो बंबई जैसे शहर में 1 लाख महीने के फीस की वजह से स्कूल अगर कोई देश में चले, मैं मानती हूँ ये शर्मनाक चीज, ये शर्मनाक चीज है, मगर इसके बारे में हम चर्चा भी नहीं करते। कौन से बच्चे 1 लाख रुपए महीना फीस दे पाएंगे? और वो किस तरह की तालीम होगी जो हम, दिल्ली सरकार जो अपने आप को इतना अच्छा सरकार मानता है तालीम को लेकर, 1000 पब्लिक स्कूल्स बंद हो चुके हैं। बम्बई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 1500 स्कूल्स बंद हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि पब्लिक स्कूल्स बंद हो जाएं और हमारे मेहनत कश लोग जो हैं वो फीस दे के घटिया से घटिया प्राइवेट स्कूल में जाए, क्योंकि वो लोग 1 लाख रुपए तो नहीं दे पाए। तो हम ये कुछ बुनियादी सवाल पे कब बात करेंगे, ये भी मेरी एक सवाल है और एक गुजारिश, क्योंकि इसमें अगर आपको थोड़ा डिकंस्ट्रक्ट करना है हमारे मेहनत कश वर्गों को, तो उसमें मुसलमान भी है, ओबीसी भी है और दलित भी है। सबसे ज्यादा ये 3 तबके हैं और सबसे ज्यादा हमारी महिला खवातीन हैं जो इसका मार खा रही है। तो हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम हमारी नजर रखें। स्वास्थ्य के ऊपर जिस देश ने 2021 का डेल्टा वेव देखा कोविड का, और गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लाशों की पूरी लहरें देखी नदियों में, और वो देश आज वो चीज़ों की बात न करे कि कितने जाने गई, और जाने इसलिए नहीं गई क्योंकि ऐसी महामारी आ गई जिसका हमने सामना नहीं किया था, मगर इसलिए गई क्योंकि अस्पतालों के दरवाजे बंद थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे, और स्वास्थ्य बस उन तबकों के लिए अवेलेबल है जो एक फ़ोन उठाकर अपना हॉस्पिटल में एडमिशन करा सकते। मतलब कहीं ना कहीं वी आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पब्लिक वैल्यूज एंड कॉन्शियस, और आई थिंक इसके ऊपर हमें गौर करना बहुत जरूरी। संविधान और लोकतंत्र, ये हमारा आज का विषय है। हाँ, मैं मानती हूँ कि हिंदू मुसलमान राजा ने सब साथ में मिलकर ब्रिटिश को का सामना किया, ये इतिहास हम बचपन से पढ़ रहे हैं, मगर मेरी खुशकिस्मती है कि गए 15 साल से मैं उन तबकों के साथ काम कर रही हूँ जिन्होंने मुझे नया इतिहास सिखाया, जो हम शहरी लोग नहीं सीखते। और 150 साल उसके पहले अगर पहली चुनौती देने वाले संघर्ष ब्रिटिश के खिलाफ अगर थे, तो हमारे छोटे किसान और आदिवासियों के थे।
और वो छोटे किसानों आदिवासी में मुसलमान भी थे और दलित भी थे और ओबीसी भी थे। ये बात हम जानते भी नहीं है और हम समझने की कोशिश नहीं थे। आज हमारे देश में यूएपीए का नाम आप जानते हैं कि नहीं? वो कानून पता नहीं बंगाल में होपफुली ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता होगा, मगर बंगाल में एक दूसरा एक भयानक कानून है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, जो लोगों को 2 साल के लिए अंदर बंद कर सकता है विदाउट बेल। आई एम श्योर यू नो। यूएपीए यहाँ पे भी रैम्पेंट हो गया है, मगर हम सुनते नहीं हैं। कश्मीर में 3 कानून हैं जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लिबर्टी कभी भी छीनी जा सकती। छत्तीसगढ़ में आए दिन ये हो रहा है, चाहे कौन सी भी पार्टी सरकार में। तो मैं जानबूझ के ये सवाल उठाने की कोशिश कर रही हूँ कि द नेचर ऑफ द स्टेट इज चेंजिंग एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका मुकाबले करने में हम किस तरह का काम करें। मुझे बहुत खलती है बात कि मैंने ताड़ा को स्टडी किया है, पोटा को स्टडी किया, और जो आंदोलन की वजह से 2004 में सरकार बदली, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाया गया और पोटा को रिपीट किया गया, क्योंकि एक वादा किया गया देश के निवासियों के साथ कि ये जो पोटा का कानून है या ताड़ा का कानून था, वो 5 साल 10 साल के लिए लाए जाते थे, उससे जिस तरह के अत्याचार होते हैं मजलूमों के साथ, मुसलमानों के साथ तो होती है, मगर साथ साथ किसानों कामगारों के साथ भी होती है। मुझे अभी भी याद है ताड़ा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आंध्र प्रदेश तक, तेलंगाना नहीं बना था, वो गैट और WTO प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, क्योंकि जो नई आर्थिक राजनीति आ रही थी न्यू लिबरलाइजेशन के खिलाफ, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उसका सामना प्रोटेस्ट करे। तो एंटी टेरर लॉज वर ऑलवेज यूज बाय द स्टेट, और इसीलिए उस वक्त टाडा के खिलाफ जस्टिस वर्मा, जो मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन थे और हमारे पूर्व चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 5042 सांसदों को खत लिखा था कि रिपील दिस एक्ट, इट इज डूइंग एन इनजस्टिस। आज के हमारे मानव अधिकार आयोग के किस तरह के चेयरपर्सन हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो पूरे हमारे इंस्टीट्यूशंस को खोखला बनाने की बात हम आज देख रहे हैं। इसके पहले भी आज में मुझे लगता है अघोषित आपातकाल है। आपातकाल जब था, मैं 15, 16, 17 साल की थी, तब पहली बार हमारे जुडिशरी पे हमला हुआ और हेबियस कॉर्पस का जो एक फंडामेंटल एक जूरिस्प्रूडेंस था, उसको तोड़ने की कोशिश सरकार ने। आज तक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, द हेबियस कॉर्पस जूरिस्प्रूडेंस हैज नॉट बीन रिस्टोर्ड टू वेयर इट शुड बी रिस्टोर्ड, कि अगर कोई गायब किया जाता है, प्लीज से the judgment of which was passed during the emergency, denying right to any person to move against illegal detention, that IBM Jabalpur, that has been held to be wrong. Recently, he put to some excuse. मतलब Recently. 1976 की बात 2017 में थोड़ी बहुत ओवरटर्न होती है, मगर फिर भी मैं मानती हूँ सर, हाई कोर्ट्स में हेबियस कॉर्पस जो होता है वो आसानी से वो अधिकार पाना बहुत मुश्किल है अगर कोई डिसअपियर। तो एनीवे, बात ये है कि संविधान हमारा जो बना 1950 में, हमने अपने आप को संविधान दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर के ऐतिहासिक शब्द थे कि हम खतरे के एक मोड़ पे जा रहे हैं, कि हम राजनीतिक आज़ादी अपना रहे हैं, मगर हमारा जो समाज है वो आर्थिक गैर बराबरी और सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन पे आधार रखता है। और उस तरह के समाज पे जब आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दे देते हैं तो खतरे हैं, और वो खतरा हम आज वो खतरे के मोड़ पे हैं कि वी आर ऑन द पाथ ऑफ majorитarianism, and the question is not whether, of course the constitution needs to be fought for, but for me the question is that without the constitution being overturned or amended, can a majoritarian theocratic state come into existence? ये मेरे लिए एक सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट इज बीइंग यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिक बाय ब्रिक, एंड वी आर सीइंग द वे लॉज आर बीइंग पास्ड, द वे द ऑपोजिशन इज बीइंग इग्नोर्ड और नॉट लिसन टू। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है हम वोट ला के आते हैं
चाहे वो पैसों के बल पे हो या दादागिरी के बल पे हो, सवाल करने वाला कोई नहीं है। वो भी एक इंस्टीट्यूशन खोखला हो गया है। तो इसीलिए अगर हम वोट जीत के आते हैं तो हमें कोई सवाल कर ही नहीं सकता। ये जो एक नोशन लोकतंत्र का है कि इलेक्टरल डेमोक्रेसी इज ऑल दैट मैटर्स एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग वी आर लिविंग विद टुडे। Constitutional democracy means what not as Gandhiji had said, but what Nehru had said, and what Nehru said about Atal Bihari Vajpayee. When Vajpayee stood up in parliament and criticized Nehru for the China war, he listened to him from beginning to end and said that he's a young parliamentarian who knows how to speak, and criticizing the government is the fundamental strength and the life of a democracy. We don't have that today. ये वसूल हमारे बीच में गायब है। और इसीलिए मैं मानती हूं कि थोड़ा हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे संवैधानिक वसूल जो है चैप्टर 3 मूल्य अधिकार फंडामेंटल राइट्स एंड निर्देशक मित्र डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन चैप्टर 4, डिड दे जस्ट कम अबाउट बिकॉज ऑफ बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम द वेस्ट, जैसे हमको कहा जाता है? और मैं मानती हूं कि जो भी ये कहता है ये देश के मेहनत कश लोगों के संघर्षों पे एक थप्पड़ मारा। टीटू मीर, बिरसा मुंडा, ऐसे में नाम गिनते जाऊं 150 रिबेलियन मैंने गिने हैं। मैं अभी उसके ऊपर स्टडी कर रही हूं। 150 रिबेलियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, इंडिगो, संथाल, स्मॉल फार्मर्स, ट्राइबल्स, आदिवासीज। इसीलिए तो आपको छोटा नागपुर परगनाज एक्ट मिला, पेसा एक्ट पास किया गया, और जब ज्यादा कुछ बढ़ गया तो उन्होंने 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास किया, ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आपने वेपनाइज कर दिया कि पूरे जमीन जो आदिवासी और फॉरेस्ट ड्वेलर्स के थे आपने सरकार के हाथ में कब्जा कर दिया। तो ये इतिहास हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये देश के लोग जो अपने आप को हिंदू मुसलमान बाद में मानते हैं, इसके पहले वो मानते थे कि हम ये देश की संपत्ति और ये देश के कार्य के लिए काम करते हैं। वो समझ गए थे कि ब्रिटिश रूल का मतलब क्या है, लूटिंग आवर रिसोर्सेज। एंड आई मीन लुक एट द जीडीपी, शशि थरूर हैज रिटन इन हिज बुक दैट द जीडीपी ऑफ इंडिया बिफोर ब्रिटिश रूल एंड द जीडीपी ऑफ इंडिया आफ्टर ब्रिटिश। साफ बात है, मगर अगर आपको सोचना नहीं है, समझना नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ी के भावनाओं पे चलना है, तो आप ये रैशनल पे नहीं छोड़े। मेरा ये कहना है कि हमारा संविधान जब बनाना शुरू कर दिया, वो पूरा प्रयास चला, 50-60 साल चला, और वापस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली sat for 299 days. But before that, the values that were brought into the constitution, it was not just the Karachi Resolution or Subhash Chandra Bose or the Congress Party. It was the decades-long struggle across the country. मतलब मैं अगर गिनने जाऊं, मैं लिखती हूँ इसके बारे में, तुम्हें बसवन्ना, भक्ति सूफी मूवमेंट, तुकाराम, कबीर, सावित्रीबाई, फुले ज्योतिबा, बाबा साहेब अम्बेडकर, ये अंदरूनी समाज के अंदर की इनइक्वालिटी, गैर बराबरी, और राज्य के सामने एक बराबरी, दोनों के बातें साथ साथ कर रहे थे कि हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था से गैर बराबरी है उसको भी आपको सुधारना पड़ेगा, सिर्फ आप राज्य की बात मत करो। इसीलिए ज्योतिबा फुले ने, मैंने वो खत पढ़ा है, उनके घर में वहाँ पे है पूना में, मार्टिन लूथर किंग सीनियर, कौन थे मार्टिन लूथर किंग सीनियर? गुलामी के खिलाफ पहली बार अमेरिका में आवाज उठाने वाले, संघर्ष करने वाले लीडर ज्योतिबा फुले उनको खत लिखते हैं कि योर स्ट्रगल अगेंस्ट स्लेवरी इज लाइक आवर स्लेवरी टू इमेंसिपेट द ओप्रेस्ड कास्ट। आई मीन ये जो समझ, ये राष्ट्रीय भी है और अंतरराष्ट्रीय। ये संघर्षों की वजह से हमारा संविधानों ने वो बातें कागज पे लिखी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने, कि आर्थिक बराबरी, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, दीज आर द नॉन नेगोशिएबल्स। और क्या हमारा समाज ऑलरेडी ऐसा था? नहीं, ये एक राह दिखाई, ये एक सपना दिखाया कि अगर हमको वहां तक पहुंचना है हमें इस तरह का समाज चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ
कि अगर हर भारतवासी के पास ये सपना, संवैधानिक सपना आज भी नहीं है, तो ये देश एकता के साथ बंधा नहीं रह सकता। इसीलिए बंटवारे विभाजन के बाद भी जो एक बहुत बड़ा एक धक्का था हमारे संघर्षों के खिलाफ, ब्रिटिश संघर्ष में बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, खून खराबा हुआ, 3 कौमों को खून खराबा एक दूसरे को किया। हाँ, ब्रिटिश माइट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल, वी वर रिस्पॉन्सिबल आल्सो फॉर द हेट्रेड, वी कुड नॉट काउंटर इट। मुसलमान अगर मारे गए बिहार में, तो हिंदू मारे गए बंगाल में, और सिख मारे गए पंजाब में। और हमें एक्नॉलेज करने पड़ेगा कि उस वक्त जैसे हम लोग कठपुतली थे कौमवाद को लेकर, आज भी हम कठपुतली बन रहे हैं। इतने हजारों लोग का कत्लेआम सिर्फ किसी के कहने पे नहीं हो सकता। अगर मोहल्ले में, घरों में अगर नफरत फैलाई जा सकती है एक अफवाह पर, इस तरह जो आज भी हो रहा है और तब भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि ये क्या बात है हमारे अंदर, जो शैतान बैठा हुआ है कि अचानक हम नफरत की तरफ चले। मगर मैं वापस आती हूँ संविधान और लोकतंत्र। ये खून खराबा के बावजूद एस्टिमेट हमारे पास नहीं है कि कितने लोग मारे गए। आज भी हमारे अब सोचिए, इतना बड़ा हादसा हुआ पार्टीशन वायलेंस को लेकर, किसी को पता नहीं कि कितनी जाने गई, मगर हमें ये पता है कि कम से कम 8 और 10 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस। मतलब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ऐसा डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हुआ। और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि माउंटबैटन को इसीलिए भेजा गया कि आप पार्टीशन 6 महीने पहले करवा दो। जल्दबाजी की गई क्योंकि चर्चाएं चल रही थी भारत लीडर्स के बीच में कि कौन सा इलाका कहाँ जाएगा वगैरह वगैरह। ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि इस तरह की समझदारी के साथ कुछ बात हो। 6 महीने पहले माउंटबैटन को बुला करके इस तरह की लकीर खींची गई जिसे खून खराबा से लथर किया गया। इसके बावजूद हमारी संविधान सभा बैठी हुई थी, देख रही थी ये सब। आप सोचिए उस वक्त के सांसदों में और आज के सांसदों में, वो देख रहे थे, सुन रहे थे कहानियां नफरत की, खून खराबे की। 299 days the Constituent Assembly sat. The brutality of partition ran through those 299 days, but they took a very considered, mature and pragmatic decision that India will remain a secular democratic republic. मतलब आप सोचिए क्या विजन था उसमें कि अगर वहां पे पाकिस्तान बन रहा है, एक ऐसा मुल्क बन रहा है जो धन के आधार पर, मजहब के आधार पर बन रहा है। बहुत आसान था उस वक्त कि यहाँ पे वही बात हो, मगर नहीं हुई। मैं जब प्रस्तावना के बारे में पढ़ती हूँ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट, आई रेड इट अबाउट 10 टाइम्स। प्रियम्बल के बारे में जब लफ्जों के बारे में आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, डिस्कशन हो रहा था, जो अपने आप को राइट विंग भी कहते थे उस वक्त, वो भी कह रहे थे कि प्रस्तावना ऐसी ही होनी चाहिए जो हर हिंदुस्तानी को घेर के रखे। वो एक सेंटिमेंट था, पब्लिक सेंटिमेंट था। और आज ऐसा पब्लिक सेंटिमेंट है कि आप कितनी भी नफरत उगा लो, वो कम नहीं हो सकता। वी हैव टू थिंक अ लिटिल बिट। हम लोग को सोचना पड़ेगा कि इतना अंतर राज्य सत्ता में, हमारे पॉलिटिक्स में और हमारे बीच में कैसे हुआ। पूरे जवाब तो मेरे पास नहीं है, मगर मैं मानती हूं कि एक तरह से हमारा देश और हमारा समाज फार राइट की तरफ, सोशल रिलीजियस राइट की तरफ 1980s 1990s के बाद गया। मूवमेंट आप जानते हैं कौन सा मूवमेंट था, कैसा था, कौन सी रथ यात्रा चली, सब जानते हैं। साथ साथ न्यू लिबरलाइजेशन की जो आर्थिक नीतियां लाई गई, उसके वजह से 2 चीजें हुई कि इकोनॉमिक राइट विंग भी हमारे देश में बढ़ गया, कि जो एक सामाजिक समझ थी कि पब्लिक रिसोर्सेज के ऊपर हक और अधिकार सबका है और बराबरी का है, वो चला गया। और हमारा जो मिडिल क्लास जो इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना सेल्फिश बन गया और आज भी है कि वो चाहता है और चाहते हैं कि बस अपने बारे में समझे और सोचे। और उसमें हर कौम शामिल है, हर तबका शामिल है। तो इसीलिए चैलेंज, चुनौती हमारे लिए बहुत गहरी है और बहुत बड़ी है। तो मैं बस ये कुछ बातें रखना चाहती हूँ कि हाँ, हमको इंसाफ के लिए लड़ना पड़ेगा। हमें ऐसे कानून को समझना पड़ेगा जो आज लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं,
जैसे मैंने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बताया, मुझे अभी भी नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड सर व्हाई एनएसए इज स्टिल इन प्लेस। एनएसए 1980 अभी भी लागू है कई राज्यों में। कई राज्यों ने उसको निकाल दिया, बाकी राज्य इस्तेमाल करते हैं उसको। चंद्रशेखर आज़ाद को भी अंदर कर दो, इनको भी अंदर कर दो, राज्य इस्तेमाल कर रहा है। फिर कश्मीर में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में सिक्योरिटी लॉज है, बेल नहीं मिल सकता आपको 6 महीने से लेकर 2 साल तक, बेल के लिए आप जा भी नहीं सकते कोर्ट में। तो आप नागरिक होते हुए हम ये इस तरह के कानून के बारे में हमारी समझ बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये एक सवाल मैं पूछ रही हूँ। क्योंकि एक आंकड़ा मेरे पास है, मैं डिस्कस कर रही थी मेरे दोस्त आकार पटेल के साथ, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूरा बहुत जर्नलिस्ट है सीनियर। हमने एक आंकड़ा साथ में निकाला कि 3200 लोग 2020 में प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद है। 3200 लोग, और ये आंकड़े को निकालना भी बहुत मुश्किल है। यू कैन फाइंड दिस फिगर्स इजीली बिकॉज स्टेट के फिगर्स है, सेंटर के फिगर्स है, यूएपीए के मिल जाएंगे आपको अगर ये नहीं मिलते। तो मैं मानती हूं कि अगर हम संघर्ष की बात करेंगे तो ये अनडेमोक्रेटिक ड्रैकोनियन लॉज के खिलाफ भी हमें आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल राज्य सत्ता कर रही है और इसकी थोड़ी समझ भी हमें बनानी पड़ेगी। मैंने बताना शुरू किया, फिर मैं कहीं और चले गई कि जब पोटा को एक वादा देकर यूपीए 1 ने रिपील किया, उसी पार्लियामेंट्री सेशन में यूपीए 1 ने यूएपीए को परमानेंट काउंटर टेरर लेजिस्लेशन बना दी। क्यों, क्या जरूरत थी? जब आप अपने वादा किया लोगों को दैट वी डू नॉट नीड अ काउंटर टेरर लॉ, यू ब्रॉट इन एंड यू मेड इट पार्ट ऑफ परमानेंट क्रिमिनल लॉ। उसके बाद 2008 में अमेंडमेंट हुए, 14 में अमेंडमेंट हुए, 19 में अमेंडमेंट हुए, और भी खतरनाक वो कानून बनता गया। 2008 में जब यूपीए 1 चल रही थी, तब सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टियों ने उसका अपोज किया पार्लियामेंट, सीपीआई एंड सीपीआईएम। तो ये भी इतिहास थोड़ा हमें समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम किसको कहाँ तक कैसे सामना करेंगे, और ये सुधार हमारे राजसत्ता में और हमारे कानून में कैसे लाएंगे, ये भी थोड़ा मुश्किल हो। आखिरी मेरे 10 मिनट, क्योंकि आपको पता है कि सब लोग थक गए हैं, तो मैं इतना टाइम नहीं लूंगी जैसे राम ने लिया। मैं थोड़ा नफरत, हेट एज स्टेट प्रोजेक्ट, इसके बारे में बोलना चाहूँ कि हेट एज स्टेट प्रोजेक्ट, हेट एज मीडिया डिजाइन एंड हेट एज पॉलिटिकल टूल। मतलब ये 3 स्टेजेस हैं जिसको हमारे संगठन ने बहुत गहराई से स्टडी किया। इसके पहले मैं बस एक और चीज बोलूँ नागरिकता को लेकर, क्योंकि नागरिकता का एक जो एक शैतान है वो हमारे ऊपर 2023-24 में लागू होने वाला है, ये हमें लगता है। सीएए 2019 पारित हो गया गैर कानूनी तरीके से, आज भी उसके रूल्स नहीं बने, मगर 19 राज्यों में उन अल्पसंख्यकों को जो नॉन मुस्लिम अल्पसंख्यक है, 5 हमारे नेबरिंग स्टेट से, उनको फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप करने के लिए ऑलरेडी काउंटर्स बन चुके हैं। तो विदाउट पासिंग द रूल्स ऑलरेडी इन सम वे द स्टेप टू इम्प्लीमेंट सीएए 2019 हैज बिगन। एनपीआर के बारे में एक नोटिफिकेशन आया है जो कहता है एनपीआर कि आप अभी जनवरी 2023 से अपना एनपीआर का अपडेशन शुरू कीजिए। और ये थोड़ा खतरनाक है क्योंकि पहली बार एनपीआर में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसका विरुद्ध पूरा आंदोलन चला था दिल्ली में, बाकी जगह में, पार्क स्ट्रीट में भी चला था, कि एनपीआर में पहली बार बर्थ रजिस्ट्रेशन, पूर्वजों का रजिस्ट्रेशन, पूर्वजों का गांव की डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, जो सेंसस में इसकी कोई जगह नहीं। और आसाम में हमारे संगठन सीजेपी का तगड़ा अनुभव है। हमारी वहाँ नौजवान टीम है, डाइवर्स टीम है, जो महीने में 150 केसेस लड़ रही है फॉरेनर ट्राइब्यूनल में, कि आसाम में एक गैर संवैधानिक कानून फॉरेनर्स एक्ट का इस्तेमाल करके फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को सरकार ने बिठाया है, सब पार्टीज के सरकारों ने आज़ादी के बाद। These foreigners tribunals, sir, are the creation of the 1946 Act and an executive fiat of the MHA,
They don't have any constitutional foundation. It is not a post-independence law. मगर फिर भी चल रहे हैं। और इसको लेकर मैं गांव में रहती हूँ, मैं एक महिला खवाती हूँ, मेरी शादी 18 साल से पहले हो गई है, मैं दूसरे गांव में चली गई और ऐसी कम से कम लाखों औरतों को नॉन इंडियन डिक्लेयर किया गया क्योंकि उनका नाम बदलता है। 18 साल के पहले उनके फादर के प्रॉपर्टी या किधर पे उनका कोई दर्जा नहीं होता है, शायद वो तालीम शिक्षण नहीं इस्तेमाल कर पाती ताकि स्कूल रिकॉर्ड्स भी नहीं है, तो उनको अचानक आप कह देते हैं कि शी इज अ नॉन इंडियन बिकॉज शी इज वोटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मैरिटल नेम। 19 लाख लोग फाइनल एनआरसी से बाहर हैं। 2.2 lakhs in addition to this are declared foreigners and doubtful voters by the Election Commission of India. तो मतलब 22 लाख लोग असम में आज अपने नागरिकता के मानव अधिकार से वंचित हो गए। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे पब्लिक में आधार कार्ड देना मना है असम। फिर सर्वे करवाया, फिर हमने कुछ एमएलए से सवाल उठवाया असेंबली में, तो आंकड़े आए सरकार से कि 27 लाख असमीज लोगों को, चाहे वो बंगाली मुसलमान हो, हिंदू हो, राजवंशी हो, उनको आधार कार्ड नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि एनआरसी का मामला अभी लटका रहा है, तो हम नहीं देंगे। इसका मतलब है वो स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, गवर्नमेंट स्कीम्स को का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी हमने पिटिशन मार्च महीने में फाइल किया, हाई कोर्ट में, गुवाहाटी हाई कोर्ट में, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। देखो क्या होता है। आधार कार्ड और नागरिकता का कोई संबंध नहीं है। आधार कार्ड का सिर्फ ये है कि आपको 18 महीना देश में अगर आप रहते हैं तो आपको आधार कार्ड मिल सकता है। फिर भी आपने एक आधार कार्ड को नागरिकता से लिंक कर दिया आसाम सरकार ने, और रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया भी उसके साथ है। तो कानून होते हुए भी आप लोगों के खिलाफ कानून कैसे इस्तेमाल करें? 19 लाख लोग जो नॉन इंडियन डिक्लेयर हुए हैं सब्जेक्ट टू लिटिगेशन, उसमें से सिर्फ 5.5 लाख मुसलमान थे। तो ये हैरान हो गए क्योंकि उनका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था कि मेजॉरिटी मुसलमान हो, इसलिए अभी उनकी डिमांड है कि वापस एनआरसी करो। अब पागलपन का हद है। आसाम की आबादी 3.3 करोड़ है। 1.3 crores went through this process. The state spent 1700 crores on the exercise. और कोई सरकारी काम हुआ नहीं, स्कूल नहीं खुले, कुछ नहीं हुआ, कारोबार नहीं हुआ। 10 साल से वो राज्य उलझा हुआ है ये मामले में, और अभी आपका पॉलिटिकल डिमांड है कि एनआरसी का वापस करवाओ। आप सोच लीजिए, आसाम को जरा बारीकी से देखिए, अगर यही बात बाकी हिंदुस्तान भारत में लागू होगी तो किस तरह की सामाजिक उलझन और किस तरह की सामाजिक आपस में झगड़े शुरू होने वाले। सब अपने आप को बचाने के चक्कर में दूसरे को दुश्मन समझेंगे। कोई भी देश में डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर नागरिकता नहीं ठहराई, कोई भी देश। और ये इसीलिए यहाँ पे शुरू किया जा रहा है ताकि कई ना कई लोगों को एक निशाना बना के रखो, शायद एक बहुत बड़ा लेबर पूल आप तैयार रखो इंडस्ट्री के लिए। पता नहीं मुझे, डिटेंशन कैंप 300 एकड़ की बन रही है, पता नहीं सरकार क्या करना चाह रही, मगर एक भयानक एक नजरिया हमें सामने दिख रहा है। और कहीं ना कहीं वी शुड एटलीस्ट बी अलर्ट टू दिस। कुछ सेंसिटिव हो बने ये इश्यूज को लेकर, और कितने कम लोग को लेकर इसके बारे में जानकारी भी। कमिंग बैक टू माई लास्ट पॉइंट, हेट एज स्टेट प्रोजेक्ट, हेट एज मीडिया डिजाइन एंड हेट एज पॉलिटिकल टूल। एक जमाना था 60s, 70s, 80s, 90s में, जब हम देखते थे, मैंने कम से कम 35 जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट्स को पढ़ा है मैंने, चाहे वो तेलीचेरी में हो या रांची में हो या जबलपुर में हो या बॉम्बे में हो या अहमदाबाद में हो। वो सब जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट कहते हैं कि हिंसा होने के पहले, बिफोर द फर्स्ट स्टोन इज कास्ट, 6 महीना 1 साल तक वो इलाके में नफरत भरे जबान और नफरत भरे लेख अपना काम करते हैं। उस वक्त तो सिर्फ पर्चे रहते थे, गीता प्रेस के पर्चे या मुस्लिम लीग के पर्चे, जो गलत गलत बातें लोगों में फैला करके एक तरह की नफरत फैलाते हैं। आज आपके पास
वो शैतान है सोशल मीडिया का जो 1 सेकंड के अंदर रैड करवा सकता है। तो ये जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच एंड हेट राइटिंग प्लेड अ रोल इन कंप्लीटली न्यूट्रलाइजिंग एनी एफर्ट्स बाय द पुलिस एंड द एजेंसीज टू प्रोसिक्यूट ऑफेंडर्स। आखिर में जब पत्थर किसी ने फेंका, चाहे वो कोई भी हो, हमें यह समझना जरूरी है कि वो पत्थर फेंकने के पहले जो क्या हुआ है वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। और अगर हमें अमन शांति बना के रखना है तो हम नफरत भरे जबान और नफरत भरे लेख के खिलाफ संविधान के सिपाही बने, कि जब वो नफरत भरे लेख लिखे जाते हैं या सोशल मीडिया पे कुछ डाला जाता है उसी वक्त हम कंप्लेंट करके प्रोटेस्ट करें। और इसीलिए हम ये पिरामिड दिखाते हैं। सीजेपी में एक पिरामिड है, इट्स कॉल्ड द पिरामिड ऑफ हेट। प्रेजुडिस एटीट्यूड्स, पूर्वाग्रह ग्रहित दृष्टिकरण। मतलब मेरे पास एक प्रेजुडिस एटीट्यूड है कि मतलब ये ऐसे क्यों पहनते हैं, ऐसे क्यों बैठते हैं, वो ये एक प्रेजुडिस एटीट्यूड है। देन इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू एक्ट्स ऑफ प्रेजुडिस। पूर्वाग्रह से प्रेरित कार्य, कि मुझ काम कुछ आप ऐसा करो जिससे आपका प्रेजुडिस उसमें पीछे काम करता है। फिर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। फिर एक्चुअली आप ऐसे कॉल दो जैसे कर्नाटक में दिया गया कि ये इलाके में कोई मुसलमान अपने दुकान में नहीं बेच सकता कुछ भी चीज, दैट्स डिस्क्रिमिनेशन। इमीडिएटली आफ्टर दैट वायलेंस, ये नेक्स्ट स्टेज है। और उसके बाद जनसंघ। अगर हम ये पहले स्टेज पे सावधान होकर हमारी कुछ भी कदमें नहीं उठाएंगे, चाहे पुलिस के पास जाओ, मैजिस्ट्रेट के पास जाओ, केस करो, अथॉरिटी को कंप्लेन करो, प्रदर्शन करो, हमारे पास बहुत कदम अवेलेबल है, मगर रिस्क है। ये सब काम करने के लिए रिस्क है, मगर क्या हम करने के लिए तैयार है कि नहीं? इलाके इलाके के में लिए ऐसे ग्रुप्स बना करके हम नफरत के खिलाफ एक संवैधानिक ग्रुप, पीस मेकर्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बनाए। मीडिया की बात मैंने कह दी पहले, फेसबुक किस तरह काम करता है। आपने देखा कि जिस वक्त महामारी का लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ मार्च महीने में, वही मार्च और अप्रैल के टीवी चैनल्स आप देखेंगे तो शर्मनाक चीजें दिखाई गई, पर्टिकुलरली हिंदी चैनल। तबलीगी जमात को लेकर हुआ द कैरियर्स ऑफ दिस वायरस, ऑल काइंड्स ऑफ, और वो तो लव जिहाद हो, जमीन जहाद हो, ये जिहाद हो, हर 2 दिन में इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के बाद थोड़ा बहुत ज्यूरिस्प्रूडेंस नफरत भरे लेख को लेकर थोड़ा सा डीपन किया। प्रवासी भलाई संगठन, अमीश देवगन, तहसीन पूनावाला, ये 3 जजमेंट्स हैं जहां पे थोड़ा बहुत वो समझ जो सुप्रीम कोर्ट की है वो फ्री स्पीच और हेट स्पीच के बीच में एक डिस्टिंक्शन बताने की कोशिश करती। मगर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होते हैं वो लोअर कोर्ट्स में, और पुलिस कब उसको फॉलो करेगा या फॉलो करेगी, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा और कड़वा सवाल। दोस्तों, 3-4 दिन पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके लिए मैं मानती हूँ औरतों को गुस्से में आना चाहिए, हिंदू मुसलमान को नहीं। जब एक नौजवान औरत को कत्ल किया गया उनके बॉयफ्रेंड ने, वो कौन था बॉयफ्रेंड, किस धर्म का था, वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर एक औरत जो एक इंटीमेट रिलेशनशिप में है, उसका बॉयफ्रेंड उसको ऐसे ट्रीट करता है, और 3-4 दिन जिस तरह के प्रोपेगेंडा चलाए गए, मतलब न सिर्फ मुसलमान कौम को गंदा करना, इंटरफेथ रिलेशनशिप को गाली देना, मगर आप एक पूरे सेक्शन को कटघरे में खड़े कर रहे हो। इसीलिए आज हम लोगों ने ये छापा हमारे वेबसाइट पे, जो फिगर्स देते हैं, मतलब NFHS एक संस्था है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो कहता है कि भारत हिंदुस्तान में जो महिला इंटीमेट रिलेशनशिप में है, चाहे वो इंटरकास्ट हो या कास्ट के अंदर या कास्ट कम्युनिटी के अंदर हो, देयर इज अ 33% चांस ऑफ हर बीइंग सफरिंग वायलेंस, चाहे कोई भी तबके से हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान शादी में नहीं। ये हमारी हालात है पेट्रियार्की को लेकर, और हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो श्रद्धा के साथ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ बॉयफ्रेंड मुसलमान था। हम अनिकेत भंडारी को भूल जाते हैं,
हम हमारी हाथरस की बहन को भूल जाते हैं, हम हमारी कथुआ की बच्ची को भूल जाते हैं जिसका मंदिर के अंदर जम्मू में 8 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया। क्या हम इस तरह के इंसिडेंट्स को गिनते जाएंगे और अपराधियों का मजहब भी लिखते रहेंगे? क्या हमारा भारत हिंदुस्तान ये लेवल पे पहुंचा है? ये शर्मनाक चीज है और इसलिए पहुंचा है मुझे लगता है क्योंकि ज्यादातर आवाम और जनता खामोश है। ये खामोशी कब टूटेगी, ये चुप्पी कब टूटेगी? मैं मानती हूँ इस तरह की सभा होना बहुत जरूरी है, मगर सिर्फ सभा करना मुझे लगता है काफी नहीं है। हमें उसको एक्शन में बदलना पड़ेगा, कार्य में बदलना पड़ेगा, कदमें लेने पड़ेंगे और वो कदम को लेकर हमें हमारे अथॉरिटीज, पुलिस, पब्लिक स्पेसेस में हमको ये इज़हार करना पड़ेगा कि हम भी ये देश के संविधान के सिपाही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।